कक्षा 12 भूगोल के प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अब्दुल हमीद, प्रवक्ता कमलापति त्रिपाठी बॉयज इंटर कॉलेज, एक बार पुनः आपके पुस्तक के चौथे अध्याय मानव विकास को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। बच्चों, आप जानते हैं ये जो बिंदु आज हैं, इसके पूर्व के बिंदुओं को आप भली भांति पूर्व के लेक्चर में समझ चुके हैं। आज हम इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर आगे बढ़ेंगे, जिसमें से पहला बिंदु हमारा है मानव विकास का मापन। किसी देश में मानव का विकास किस स्तर तक है, इसी को मापना मानव विकास का मापन कहलाता है। निश्चित रूप से मानव का विकास, मानव की उन्नति, मानव की खुशी कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि उसको तराजू पर तौलकर माप लिया जाए या किसी मीटर से माप लिया जाए। निश्चित रूप से मानव विकास की जब हम बात करते हैं और उसको मापने की बात करते हैं तो उसके कुछ आधार होते हैं, तो उन आधारों की बात करेंगे और इसको हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं, यानी मानव विकास सूचकांक। इस इंडेक्स के माध्यम से हम मानव विकास को मापते हैं और इसके लिए जो आधार मैंने कहा वो 3 आधार है जो यहां लिखे हुए हैं। इसमें से पहला है स्वास्थ्य। बच्चों, मैं इन तीनों बिंदुओं पर जाऊं इसके पहले मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या पैसा या एक लग्जरी जीवन, लग्जरी लाइफ, बंगला, गाड़ी, एसी, क्या ये एक प्रसन्न और स्वस्थ जीवन का आधार है? क्या इससे हम मानव विकास को माप सकते हैं? कुछ लोग इसको हां में जवाब दे सकते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको नहीं मानेंगे। कुछ लोग कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। एक उदाहरण से समझिए। एक मामूली सा रिक्शा वाला जो दिन भर बड़ी मेहनत करता है और उसके बाद शाम होती है तो किसी पत्थर पर लेट जाता है, सर के नीचे एक तकिए के रूप में एक ईंट लगा लेता है और पूरी रात बड़े आराम से सोता है। कोई एसी नहीं, कोई पंखा नहीं, कोई बिस्तर नहीं। दूसरी ओर एक बहुत बड़ा पैसा वाला उद्योगपति या कोई भी व्यक्ति जो पैसे वाला है, वो अपने बंगले में एक आरामदायक बिस्तर पर सोता है, एसी भी लगा हुआ है, लेकिन फिर भी वो रात भर करवटें बदलता है और उसको भरपूर नींद नहीं आती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन यह भी सत्य है कि पैसा बहुत कुछ है। अगर पैसा बहुत है लेकिन स्वास्थ्य सही नहीं है तो निश्चित रूप से वो तमाम रोगों से ग्रसित होगा, क्योंकि उसकी लाइफ स्टाइल भी ऐसी हो जाती है पैसे वालों की कि मेहनत कम करते हैं तो उनको शुगर, बीपी, इस तरह के तमाम रोग हो जाते हैं जो दवा खाने के बावजूद उसको परेशान करते हैं और वो सुखी जीवन नहीं जी पाता है। दूसरी तरफ यदि वह पैसे वाला व्यक्ति शिक्षित नहीं है तो अपने व्यापार को लेकर, अपने व्यवसाय को लेकर के भी हमेशा परेशान रहेगा। तो ये तय हो गया कि अकेले मानव विकास का सूचकांक अगर हम धन को या पैसे को कहें तो उचित नहीं होगा, और इसीलिए हम मानव विकास सूचकांक को तय करने में, यानी मानव विकास का मापन करने में 3 बातों को शामिल करते हैं: स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक लोगों की पहुंच। ठीक है, तो मैं सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करता हूं। इसके अंतर्गत जब हम इंडेक्स बनाते हैं तो यह देखते हैं कि वहां के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं किस स्तर की प्राप्त हैं। जब बच्चे पैदा होते हैं तो जन्म के समय उनकी जीवन प्रत्याशा क्या है, यानी उनके जो गार्जियन होते हैं वो कितना इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि यह बच्चा एक लंबी दीर्घायु होगा, लंबी उम्र जिएगा और स्वस्थ जीवन जिएगा।
यह तय करता है उस देश विशेष में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। कुछ लोगों की पहुंच बहुत अच्छे अस्पतालों, बहुत अच्छे डॉक्टरों तक होती है कुछ देशों में। कुछ देशों में लोग अपने लोकल डॉक्टरों से ही इलाज करा लेते हैं, और कुछ देश ऐसे भी हैं जहां अभाव के कारण व्यक्ति डॉक्टर तक पहुंच ही नहीं पाता और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं के आधार पर मानव विकास के मापन को एक आधार के रूप में स्वास्थ्य को बनाया जाता है। दूसरी बात है शिक्षा। यह भी एक महत्वपूर्ण आधार है मानव विकास के मापने का, क्योंकि किसी भी देश में जो ये जनसंख्या होती है वो एक संसाधन के रूप में होती है, और एक बड़ी शिक्षित जनसंख्या विकास के कार्य को आगे बढ़ाने में सक्षम होती है। तो इसके अंतर्गत इंडेक्स बनाते समय यह देखा जाता है कि उस देश के विद्यालय में कितने बच्चे नामांकित हैं, यानी कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, उस दर को, साक्षरता दर को शामिल किया जाता है। साथ ही साथ प्रौढ़ साक्षरता दर को भी इसमें शामिल किया जाता है, यानी जो बुजुर्ग हैं वो कितना पढ़े हैं, और साथ ही साथ जो कार्यशील जनसंख्या है उसके शिक्षा का स्तर क्या है। इन सारी चीजों को शिक्षा के अंतर्गत शामिल करके हम मानव विकास के मापन का आधार बनाते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज है संसाधनों तक लोगों की पहुंच। यही है इनकम, आय या धन। समझ गए? इसमें लोगों की क्रय क्षमता को शामिल किया जाता है। क्रय क्षमता क्या है? खरीदने की क्षमता। हम अपने जीवन को सुगम बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए, दुश्वारियां और परेशानियां दूर करने के लिए कुछ चीजें खरीद करके मार्केट से, बाजार से ले आते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसी तमाम चीजों की खरीदारी करने के लिए हमारे पास पूंजी या पैसा होना चाहिए। यानी हमारी क्रय क्षमता कितनी है, कैसी है, इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। संसाधनों तक लोगों की पहुंच का अर्थ यही है कि हम अपनी क्रय शक्ति के माध्यम से कितने संसाधन अपने लिए जुटा पाते हैं, कितने लोग जुटा पाते हैं। अगर अधिकतम लोग ज्यादा से ज्यादा संसाधनों को जुटा सकने में सक्षम है, यानी उनकी क्रय शक्ति मजबूत है, तो निश्चित रूप से वह देश मानव विकास के मापन में ऊंचाई पर होगा। जब हम इंडेक्स बनाएंगे, सूचकांक बनाएंगे, तो ऊपर होगा। तो इस प्रकार संसाधनों तक लोगों की पहुंच भी एक आधार के रूप में है मानव विकास का मापन करने में। ठीक है? अब हम आते हैं दूसरे बिंदु पर, मानव विकास का प्रतिवेदन। बच्चों, यह 1990 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा पहली बार मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित किया गया, एक पुस्तिका के रूप में। तब से इसका प्रतिवर्ष प्रकाशन होता है। क्यों होता है इसका प्रकाशन? इस प्रतिवेदन के माध्यम से प्रतिवर्ष मानव विकास के स्तर पर देशों की वर्गवार सूची जारी की जाती है। इसी को हम कहते हैं सूचकांक। प्रतिवर्ष ऐसा किया जाता है, और दुनिया के सभी देशों की कैटेगरी बनाई जाती है। जो देश, और इन कैटेगरी में सारे देश 0 से लेकर 1 के बीच उनका स्कोर निर्धारित किया जाता है। तो जो देश 0 के आसपास होते हैं वो निम्न स्तर के विकास वाले देश हैं, और निम्न स्तर के मानव विकास वाले देश हैं, और जो 1 के नजदीक हैं वो अच्छी मानव विकास के परिस्थितियों को दर्शाते हैं। इसका मतलब 0 से 1 की तरफ ये उच्चतम होता जाता है। और इसको बनाने में एक फार्मूला प्रयोग किया जाता है जिसमें यही तत्व शामिल होते हैं, यानी स्वास्थ्य, शिक्षा और इनकम। इसका मतलब हेल्थ गुणे एजुकेशन गुणे इनकम। ये एक क्यूब रूट की तरह प्रयोग करके ये मानव विकास प्रतिवेदन प्रतिवर्ष तैयार किया जाता है, जिसके माध्यम से हमको मालूम होता है कि कौन सा देश मानव विकास के किस स्तर पर है। ठीक है?
चलिए अब हम बात करते हैं मानव विकास के महत्वपूर्ण सूचकांक की। अभी अभी मैंने कहा कि 3 कैटेगरी बनाई जाती है, तो मानव विकास के जो महत्वपूर्ण सूचकांक है, पहले आप जान लीजिए 2 सूचकांक हैं। पहला है मानव विकास सूचकांक और दूसरा है मानव गरीबी सूचकांक। ठीक है, तो हम सबसे पहले मानव विकास सूचकांक की बात करते हैं। मानव विकास सूचकांक क्या है, तो मैं आपको बता दूं बच्चों, 1990 में डॉक्टर महबूबुल हक, जो एक महान अर्थशास्त्री थे, मैंने इनके बारे में कल आपको बताया था, इन्होंने मानव विकास सूचकांक को निर्मित किया। यह मानव विकास की प्राप्तियों को मापता है, यानी किसी देश के मनुष्य को उसकी क्षमता के अनुसार क्या क्या चीजें प्राप्त हैं, उन प्राप्तियों को एक तरीके से माप करके इस सूचकांक को दर्शाता है। यानी इसको हम दूसरे अर्थों में कहें तो यह मनुष्य की, वहां जो मानव या वहां जो व्यक्ति रहता है, उसकी उन्नति और उपलब्धियों को व्यक्त करता है। ठीक है, तो अब आप इसकी कैटेगरी को देखें। इसको हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं अंग्रेजी में, HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इस आधार पर अब हम लेते हैं सबसे पहले उच्च सूचकांक मूल्य वाले देश। मानव विकास के उच्च सूचकांक मूल्य वाले देश, तो मैं आपको बता दूं, मैंने पहले ही भी बता दिया था कि 0 से लेकर 1 के बीच इसका कैटेगराइजेशन होता है। तो जो 0.8 से 10 के बीच है, यानी 0.8 से 1 के बीच, 0.8 से 1 के बीच जिन देशों को इंडेक्स प्राप्त होता है, वह देश माना जाता है कि उच्च सूचकांक मूल्य वाले हैं। और मैं आपको यहां एक आंकड़ा दे दूं, 2017 में 58 देश इस कैटेगरी में शामिल थे। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक स्तर इन उच्च सूचकांक मूल्य वाले देशों में बेहतर पाया जाता है। सरकारी निवेश सामाजिक परिस्थितियों के लिए बेहतर होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि उस देश के विकास का मानक क्या है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस सूची में पिछले कई सालों से और 2017 का जो आंकड़ा हमारे पास है, उसके अंतर्गत कुल 58 देश सम्मिलित थे। और इन 58 देशों में नॉर्वे सबसे पहले स्थान पर था। तो इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है? नॉर्वे, अगर हम इस मानव विकास सूचकांक के आधार पर माने तो। इसके अलावा अधिकांश यूरोपीय देश, नॉर्वे के साथ साथ स्विट्जरलैंड है, आयरलैंड है, जर्मनी है, साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया को भी हम इसमें इसी कैटेगरी में था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये देश दुनिया के सबसे मानव विकास के संदर्भ में विकसित देश होते हैं। दूसरे की बात करें, यह है मध्यम। मध्यम का अर्थ है 0.555 से लेकर 0.799, ये मध्यम कैटेगरी वाले मानव विकास के संदर्भ में देश माने जाते हैं। यानी सीधी सी बात है कि जो उच्च सूचकांक मूल्य वाले देशों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक निवेश का जो स्तर होता है, उससे थोड़ा ये लोग नीचे होते हैं। इन देशों में वो सुविधाएं उतनी विकसित नहीं होती हैं। और मैं आपको यहां पे सन 2005 का आंकड़ा दूंगा। 2005 में इस कैटेगरी में कुल 88 कंट्री यानी 88 देश शामिल थे। इन देशों में थोड़ा सामाजिक विविधता अधिक देखने को मिलती है। हम अपने भारत को भी इसी कैटेगरी में पाते हैं। और अब हम बात करेंगे तीसरे मानव विकास सूचकांक के तीसरी कैटेगरी के बारे में बात करेंगे, जिसे हम निम्न सूचकांक मूल्य वाला देश कहते हैं। 0.348
348 से 0.548, ये जिनका सूचकांक होता है वो इस कैटेगरी में निम्न में होते हैं। अधिकांश छोटे देश इसी कैटेगरी में हैं। यहां पे जीवन स्तर बहुत ही निम्न क्वालिटी का होता है। लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहद निम्न होती हैं। उनके पास शिक्षा के भी पर्याप्त अवसर नहीं होते हैं। साथ ही साथ वो तमाम राजनीतिक संकटों से भी गुजरते हैं। राजनीतिक अस्थिरता होती है, राजनीतिक उपद्रव होता है, कहीं आतंकवाद होता है, कुछ जगह घातक बीमारियां भी कारण होती हैं। साथ ही साथ प्राकृतिक विपदाएं भी, जैसे बाढ़, सूखा, अकाल, इन सब चीजों से भी ये लोग पीड़ित होते हैं। इसलिए ये लोग बहुत चीजों से वंचित रहते हैं। तो इसलिए ये निम्न सूचकांक वाले देशों की श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रकार मानव विकास सूचकांक में 3 कैटेगरी, उच्च सूचकांक मूल्य वाले देश, मध्यम सूचकांक मूल्य वाले देश और निम्न सूचकांक मूल्य वाले देश, आपने समझ लिया होगा। अब हम इसकी बात करते हैं, मानव गरीबी सूचकांक क्या है। आप यह मानकर चलिए कि इससे भी नीचे कुछ देश हैं। जी हां, इससे भी नीचे कुछ देश हैं। उन्हीं देशों को हम कहेंगे मानव गरीबी, यानी उनका नापने का आधार अलग है। उनको इस 0 से 1 वाली कैटेगरी में रखकर नहीं मापा जाता, बल्कि उन्हें एक दूसरे ढंग से व्यक्त किया जाता है। यह मानव विकास के सूचकांक की कमी को दर्शाता है, यानी उस कमी की माप करता है। इसमें प्रौढ़ निरक्षरता दर बहुत ज्यादा होती है, साफ पानी तक पहुंच नहीं होती, यानी यहां के लोगों को साफ पानी तक नसीब नहीं होता है। कुपोषित बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा होती है और स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी निम्न होती हैं कि ज्यादातर लोग 40 साल की उम्र तक होते होते उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार यह बहुत ज्यादा कमी को दर्शाता है। इसको मानव गरीबी सूचकांक को एक तरीके से विश्वसनीय आंकड़ों के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो आपके इतने पॉइंट हो गए। अब मैं अंतिम पॉइंट पर आ रहा हूं, सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता। यह क्या है मैं बता दूं आपको। एक देश दुनिया का ऐसा है जो अपनी कैटेगरी इनमें नहीं रखता, यानी इस मानव विकास के सूचकांक के अंतर्गत न होकर के वो अपने ढंग से एक नई कैटेगरी अपने लिए बनाता है, और वो है सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता। मैंने इस पॉइंट की शुरुआत करते समय बताया था आपसे कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है मानव विकास के लिए, और भी बहुत सी चीजें हैं। और ये चीज हमारे एशिया के एक छोटे से देश पर बिल्कुल सटीक बैठता है, और वो देश है भूटान। आप जानते हैं भारत का पड़ोसी देश, सिक्किम राज्य से सटा हुआ, ये नेपाल से भी सटा हुआ है। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि यह देश अपने विकास का एक नया मॉडल पेश करता है, सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह देश गरीब देशों की श्रेणी में है। यहां प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा नहीं है, यहां लग्जरी जीवन नहीं कोई जीता है, फिर भी यह दुनिया का सबसे प्रसन्न देश, सबसे खुशहाल देश माना जाता है। नॉर्वे को मैंने बताया था आपको, वो इस सूची के अंतर्गत था, लेकिन यहां इस छोटे से देश की हम बात कर रहे हैं जो अपने आप में एक अनोखा स्थान रखता है। ये देश की प्रगति को रुपए पैसे या विराट संसाधनों से नहीं जोड़ता है। सबसे बड़ी बात है, विकास की जो अंधी दौड़ से यह बहुत दूर है।
इन्होंने कहा कि हम अपनी खुशहाली, अपनी प्रसन्नता विदेशों से संसाधनों को मंगाकर उन पर आश्रित होकर के नहीं व्यक्त करेंगे। हमारे पास जो है हम उसी में खुशहाल रहेंगे। तो अब आप देखिए कि भौतिक और प्रौद्योगिकी का जो विकास है उसको एक तरीके से वो नुकसान के रूप में लेते हैं, और सांस्कृतिक और गुणात्मक पक्ष उनका कहना है कि हम अपनी रीति रिवाज से, अपने कल्चर से, अपने तीज त्योहार से, इन जैसे सांस्कृतिक तत्वों से एक दूसरे से मिलजुल कर प्रेम व्यवहार रख करके खुशी हासिल करेंगे। अगर आप भूटान के लोगों से पूछेंगे, 90% भूटानी जो कि बड़ी मेहनत करते हैं, बहुत सारी वहां की बहुत बड़ी जनसंख्या आज भी खेती करती है, मेहनत करती है, उनके पास लाइफ जीने लायक कोई भी चीज नहीं है। यहां तक कि वहां मोबाइल फोन का इस्तेमाल वहां बहुत देर से शुरू हुआ। टीवी, फ्रिज का इस्तेमाल बहुत न्यूनतम है। लोग घड़े का पानी पी के खुश हैं। कहने का मतलब यह है कि ये तमाम भूटान के लोग बिना किसी भौतिकवादी संसाधनों के अपनी पहचान एक ऐसे देश के रूप में सामने ले आए हैं जो अपने कल्चर, अपनी संस्कृति और अपने जो गुणात्मक पक्ष हैं, उनके रीति रिवाज, इन सब चीजों के बल पर एक खुशहाल देश बने हुए हैं। मैंने अभी कहा कि करीब करीब 90% भूटानी ये मानते हैं कि हम बहुत खुश हैं। तो आपने देखा, अपने आप में भूटान एक अद्वितीय देश है और वो इस फार्मूले को अपनाता है, सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता फार्मूला। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये चौथा लेसन इस बिंदु के साथ ही समाप्त होता है। अगले अध्याय को हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।